A very good morning to all of you. I am Dr. Ranjita and you all are welcome to Zumexa classes. आज के इस लेक्चर में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं क्लास 9 के चैप्टर नंबर 2 के बारे में। तो क्लास 9 इज ऑल अबाउट द वर्ल्ड हिस्ट्री। तो हम वर्ल्ड हिस्ट्री को डिस्कस कर रहे हैं। चैप्टर नंबर 1 में हमने अब तक डिस्कस किया अबाउट द फ्रेंच रेवोल्यूशन। तो आज के इस चैप्टर में हम लोग डिस्कस करेंगे सोशलिज्म इन यूरोप एंड द रशियन रेवोल्यूशन के बारे में। सो लेट्स स्टार्ट। अगर आपका कोई डिटेल सवाल है तो आप मुझे इस ईमेल एड्रेस पर मेल कर सकते हो। ये मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है और ये मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको यहाँ दिया गया है। तो इस टेलीग्राम चैनल पर आपको मेरे सभी लेक्चर्स के पीडीएफ मिलते हैं जिनको आप रिवीजन के लिए डाउनलोड कर सकते हो। अगर आप चाहते हैं मेरे बाकी के सीरीज़ को भी देखना तो वो सबके जो लिंक हैं वो भी आपको इधर ही इसी टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर दिए जाते हैं। तो जैसा कि मैंने बात किया कि क्लास 9 जो है हिस्ट्री एनसीईआरटी इट इज़ ऑल अबाउट द वर्ल्ड हिस्ट्री। तो अभी तक हमने चैप्टर 1 में जब बात किया था फ्रेंच रिवोल्यूशन, तो मैं आपको एक ओवरऑल रिकैप देती हूँ। तो फ्रेंच रिवोल्यूशन का वो टाइम था जो कि था लास्ट ऑफ द 18th सेंचुरी। तो 18th सेंचुरी का जब लास्ट होता है, मतलब द लास्ट फ्यू ईयर्स ऑफ द 18th सेंचुरी की बात हम कर रहे हैं, तो उस टाइम पे जो है हमें देखने को मिलता है फ्रेंच रिवोल्यूशन। जब हम फ्रेंच रिवोल्यूशन की बात करते हैं तो आपको एक चीज़ समझनी पड़ेगी, ये वो टाइम पीरियड है 1776 वो टाइम पीरियड है जब अमेरिका को भी अपनी इंडिपेंडेंस मिलती है। अमेरिका जो था वो भी एक कॉलोनी था यूके की। तो यूके की कॉलोनी हुआ करता था अमेरिका, तो उसको भी इंडिपेंडेंस मिलती है 1776 में। तो नाउ यू कैन कैलकुलेट कि उनको 1776 में मिली है इंडिपेंडेंस और हमको कब मिली है। तो हम तो अभी कॉलोनी अच्छे से इस्टेब्लिश हो रहे थे उस टाइम पर, अच्छे से मतलब फ्रूटफुल कॉलोनी बन रहे थे, बट अमेरिका जो है उस टाइम पे इंडिपेंडेंट हो जाता है। एक चीज़ और आपको यहाँ पे समझनी पड़ेगी, सबके सब किसकी कॉलोनी बन रहे हैं, या तो यूके की कॉलोनी बन रहे हैं या यूरोपियन पावर्स की कॉलोनी बन रहे हैं। इसी चीज़ से आप ये भी समझ सकते हो कि क्यों जो है कुछ जो कंट्रीज़ हैं, अगर आप वर्ल्ड ओवर देखते हैं, क्यों वो इतनी ज़्यादा डेवलप है। वो इतनी ज़्यादा इसलिए डेवलप है क्योंकि उन्होंने उस टाइम पर, मतलब आज से 200-250 साल पहले, 300 साल पहले, उनके दिमाग में ये था कि उन्होंने हम लोगों को कॉलोनी बनाया था, नॉट हमको, सबको, मतलब ऑस्ट्रेलिया भी, न्यूजीलैंड भी एंड अमेरिकाज भी, तो सब जो थे कॉलोनीज थे। सो इस चैप्टर में हम लोग बात करेंगे लिबरल्स क्या होते हैं, रेडिकल्स क्या होते हैं, कंजर्वेटिव्स क्या होते हैं, इंडस्ट्रियल सोसाइटी और सोशल चेंजेस किस तरीके से आ रहे थे, सोशलिज्म किस तरीके से यूरोप में आया, सोशलिज्म को किसने सपोर्ट किया, रशियन एम्पायर 1914 में किस तरीके से था, इकोनॉमी एंड सोसाइटी के बारे में बात करेंगे, सोशलिज्म इन रशिया के बारे में डिटेल में बात करेंगे हम, 1905 का रिवोल्यूशन की बात करेंगे जो 1905 में हुआ, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की बात की जाएगी, फेब्रुअरी रिवोल्यूशन की बात होगी, आफ्टर फेब्रुअरी की बात होगी, एंड रिवोल्यूशन ऑफ अक्टूबर। उसके बाद क्या होता है, सिविल वॉर, सोशलिस्ट सोसाइटी मेकिंग और स्टालिन के बारे में बात करेंगे, ग्लोबल इन्फ्लुएंस ऑफ रशियन रेवोल्यूशन के बारे में बात की जाएगी। तो दिस चैप्टर इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये चैप्टर सिर्फ और सिर्फ आपको वर्ल्ड हिस्ट्री को समझाएगा नहीं, आपको ये भी समझाएगा कि वर्ल्ड जो है इस टाइम पे चेंज क्यों हो रहा था, क्योंकि रशियन रेवोल्यूशन जो है वो इतना रिसेंट है कि उसका इफेक्ट आपको देखने को मिलेगा। यू कैन सी दैट। ओके, फ्रेंच रिवोल्यूशन हालांकि पुराना हो चुका है, तो इसलिए रशियन रेवोल्यूशन उसके काफ़ी टाइम के बाद आता है, तो इसलिए जो है इस रिवोल्यूशन का इफेक्ट आपको अभी भी देखने को मिलेगा। वर्ल्ड वॉर में इसका इफेक्ट आपको देखने को मिलेगा, राइट। तो अगर हम बात करते हैं पावरफुल आइडियाज़ जो थे, जो अभी तक हमने फ्रेंच रिवोल्यूशन की बात की, जो कि कब हुआ था, वो हुआ था लेट ऑफ द 18th सेंचुरी में। अमेरिका इंडिपेंडेंट हो जाता है। आफ्टर द अमेरिकन इंडिपेंडेंस वी सी द फ्रेंच रिवोल्यूशन। अब फ्रेंच रिवोल्यूशन से होता क्या है, फ्रेंच रिवोल्यूशन से होता है कि मोनार्की को ख़त्म करके डेमोक्रेसी आ जाती है और फ्रांस को एक रिपब्लिक बना दिया जाता है। ये सब हमने देखा। पहले वहाँ पे राजा हुआ करता था, फ्यूडल सिस्टम था, लेकिन उसको ख़त्म कर दिया जाता है, रिवोल्यूशन होता है। उसको ख़त्म करने के बाद एस्टैब्लिश होती है पहले मोनार्की, डेमोक्रेटिक मोनार्की होती है, फिर उसको भी ख़त्म कर दिया जाता है, तो रिपब्लिक जो है वो सेटल हो जाता है फ्रांस में। अब जब रिपब्लिक बन जाता है फ्रांस, उसके बाद जो नए आइडियाज़ हैं, मतलब ये साथ में चल रहा है, जो आइडियाज़ ऑफ व्हाट, इक्वालिटी, लिबर्टी, फ्रीडम ऑफ थॉट, स्पीच एंड एक्सप्रेशन, ये सारे के सारे आइडियाज़ जो है फ्रांस से शुरुआत होते हैं। अब क्योंकि ये आइडियाज़ फ्रांस में शुरू हो गए, तो ऐसा तो नहीं होगा कि ये सिर्फ फ्रांस में ही रहेंगे। एक कंट्री में अगर कुछ होता है तो वो फैलता है बाकी के कंट्रीज़ में, नेबरिंग कंट्रीज़ में। तो ये वो वाला टाइम पीरियड भी है जब फ्रांस में ये रिवोल्यूशन चल रहा है, और ये वो टाइम पीरियड है जब यूरोप के अंदर इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन की शुरुआत हो चुकी है। तो इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन चल रहा है यूरोप में, फ्रांस में फ्रेंच रिवोल्यूशन चल रहा है। फ्रेंच रिवोल्यूशन आइडियाज़ लेकर आता है, लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रीडम, इन सब के आइडियाज़ को लेकर आता है। इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन की वजह से जो है इंडस्ट्रीज़ ग्रो कर रही हैं। तो ये दोनों सारी चीज़ें आपको साथ साथ समझनी पड़ेगी। वहाँ पे अमेरिका का इंडिपेंडेंस हो चुका है, हम जो है एशिया और अफ्रीका अभी तक कॉलोनीज़ बने हुए हैं। तो ये वर्ल्ड का कॉन्टेक्स्ट आप समझिए। तो ये वो वाला टाइम पीरियड है, लिबर्टी, इक्वालिटी के आइडियाज़ आ रहे हैं,
इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन की वजह से बहुत सारी चीज़ों का प्रोडक्शन शुरू हो गया। तो प्रोडक्शन जब बढ़ जाता है तो आपको क्या चाहिए, प्रोडक्शन बढ़ेगा तो आपको मार्केट चाहिए ताकि आपके उस प्रोडक्ट को कोई खरीद पाए। तो वो जो मार्केट के अंदर जो प्रोडक्ट्स आते हैं उसकी वजह से बने थे कॉलोनीज। ओके, तो हम तो कॉलोनी थे उनकी, बट यूरोप के अंदर क्योंकि वहाँ पे इंडस्ट्रीज़ हैं, तो अब आप समझने की कोशिश करिए, एकदम से तो किसी भी प्रोडक्ट्स की डिमांड बढ़ती नहीं है। तो इट वॉज नॉट अ सडन थिंग कि भाई अचानक से इंडस्ट्री आपने लगाई और इंडिया से जो है बहुत ज़्यादा डिमांड बढ़ना शुरू हो गई, ऐसा नहीं हुआ था। इंडिया से या एशियन कंट्रीज़ से या फिर अफ्रीकन कंट्रीज़ में डिमांड कब बढ़ती है, धीरे धीरे बढ़ती है। तो स्टार्टिंग वाला जो फेज़ है ना, जो यूरोप के अंदर चल रहा है इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन की वजह से, तो जब भी कोई इंडस्ट्री लगाता है वो हमारी तरह, आप ये समझ लीजिए, डेवलपिंग कंट्रीज़ में जो हम प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं, यहाँ पे इंडस्ट्रीज़ हैं, इंडस्ट्रीज़ में हम सोचते हैं जो इंडस्ट्रियलिस्ट होगा वो क्या सोचेगा, वो यही सोचेगा कि उसको सस्ते से सस्ते दाम पर उसके वर्कर्स मिल जाएं, उसे कम से कम उसे पैसा पे करना पड़े। वो क्यों ध्यान देगा कि भाई इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा हो, लिविंग कंडीशंस अच्छी हों, ऐसा वो नहीं ध्यान देगा, क्योंकि वो तो प्रॉफिट मेकिंग के लिए काम करेगा इंडस्ट्रियलिस्ट। तो ऐसा ही हो रहा था यूरोप में। तो यूरोप में बहुत सारे इंडस्ट्रीज़ लगाए जा रहे हैं, जिसकी वजह से यूरोप की जो सोसाइटी है, जो वर्किंग क्लास है वहाँ की, उसको बहुत ज़्यादा ऑपरेशन झेलना पड़ रहा है। जो ये नए आइडियाज़ की बात होती है वो एकदम से नहीं आते, लड़के लेने पड़ते हैं अपने सारे आइडियाज़। तो हमने देखा फ्रेंच रिवोल्यूशन में क्या हुआ, अब यूरोप के बाकी के कंट्रीज़ में आपको ये सब चीज़ें देखने को मिलेंगी, जिससे कुछ सालों के बाद आएगा क्या, रशियन रेवोल्यूशन। सोशलिज्म का आइडिया जो है उससे ग्रो कर रहा है। तो ये आप चीज़ों को पहले फ्रेमवर्क अपने दिमाग में सेट करिए कि हो क्या रहा है, किस टाइम पीरियड की हम बात कर रहे हैं, वर्ल्ड हिस्ट्री की हम बात कर रहे हैं। सो नाउ अब क्या था, फ्रेंच रिवोल्यूशन क्या लेकर आया, फ्रीडम, इक्वालिटी जो है, ये सारे आइडिया सर्कुलेट हो रहे हैं पूरे यूरोप में, फ्रांस के बाद सारी जगह। उसकी वजह से क्या पॉसिबिलिटीज़ हो रही है, उसकी वजह से सोसाइटी के अंदर आपको एक चेंज देखने को मिल रहा है। अब सोसाइटी के जो लोग हैं जिनको पता ही नहीं कि मैं फ्रीडम मिलनी भी चाहिए, मतलब फ्रीडम ऑफ स्पीच भी एक तरीके की फ्रीडम है। आपने देखा होगा कुछ लोगों को ये ही नहीं पता होता कि उनका ऑपरेशन हो रहा है, ऑपरेशन हो रहा है ये समझ पाना, मतलब उनके साथ अत्याचार हो रहा है, इस चीज़ को समझ पाना भी एक नया रिवोल्यूशन होता है। तो लोगों को पहले तो यही पता नहीं था कि उनका ऑपरेशन हो रहा है। फ्रीडम और इक्वालिटी भी उनको डिमांड करनी चाहिए। विमेन की बात कर लें, गरीब लोगों की बात करें, तो धीरे धीरे उनको समझ में आता है कि भैया इक्वालिटी होनी चाहिए। इक्वालिटी इज़ एन आइडिया, फ्रीडम इज़ अ आइडिया, एक थॉट, वो होना चाहिए, हमारे को फ्रीडम मिलनी चाहिए। तो ऐसा फ्रेंच रिवोल्यूशन जो है वो लेकर आता है आइडियाज़, जो सारे यूरोप में फैलता है, लेटर ऑन इन द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। तो यूरोप की जो कंट्रीज़ हैं उनको समझ में आता है, तो पॉसिबिलिटीज़ होती हैं, चेंज होती हैं, सोसाइटी चेंज होती है। तो यूरोप एंड एशिया जो है उसके अंदर न्यू आइडियाज़ अबाउट द इंडिविजुअल राइट और सोशल पावर बिगिन टू बी डिस्कस्ड। पहले तो कोई सोचा ही नहीं करता था ऐसा कोई आइडिया भी हो सकता है, अब लोग डिस्कस करने लगे हैं कि भाई ऐसा भी आइडिया होता है, सबके अंदर समानता होनी चाहिए, ज़रूरी नहीं है कि एरिस्टोक्रेटिक क्लास है या फिर जो राजा है उसी के पास सब कुछ होना चाहिए, जो कॉमन सोसाइटी है उसके पास भी राइट्स होने चाहिए। तो रशियन रिवोल्यूशन जब आता है तो सोशलिज्म का जो आइडिया है वो एक बहुत बड़ा पावरफुल आइडिया बन जाता है और वो सोसाइटी को उसी तरीके से शेप करता है, सोशलिज्म का आइडिया। ओके, अब सोशलिज्म का आइडिया क्या कहता है ये हम बात करेंगे। पहले हम समझ लेते हैं कि किस तरीके के तीन वर्ग के लोग जो है आफ्टर फ्रेंच रिवोल्यूशन जब फैल जाता है सब जगह बाकी की कंट्रीज़ में, तो तीन तरीके के लोग जो हैं वो डेवलप होते हैं। एक लिबरल्स होते हैं, एक रेडिकल्स होते हैं और एक कंजर्वेटिव होते हैं। अब लिबरल्स जो थे वो लोग थे, ये मैं आपको समझा रही हूँ, हम बार बार बात करेंगे आगे जब पढ़ेंगे ना, लिबरल्स की बात है या रेडिकल्स की बात है, तो आपको पता होना चाहिए। तो लिबरल्स जो थे वो क्लास ऑफ सोसाइटी था यूरोप के अंदर जो क्या चाहता था, एक ऐसी नेशन विच कैन टॉलरेट ऑल रिलीजन। लिबरल्स हैं, इनका नाम ही लिबरल्स है, इनके लिबरल थॉट्स हैं। तो कितने थॉट्स लिबरल हैं आप अभी देखते हैं। तो नेशंस के अंदर सारे रिलीजन को आप बोलो कि हाँ भाई सारे रिलीजन प्रैक्टिस होने चाहिए, वो उनको चाहिए था। उन्होंने बोला कि कोई भी डायनेस्टिक रूलर रूल नहीं करेगा। अब आपको पहले मैं समझाने से पहले एक कॉन्सेप्ट बता देती हूँ, ये जो भी लिबरल्स और रेडिकल्स थे ना, ये वो लोग थे जो इंडस्ट्रीज़ के ओनर्स थे बेसिकली, उनके पास इंडस्ट्रीज़ भी हैं। देखिए गरीब आदमी का आइडिया कोई नहीं सुनता ना, थोड़ा रसूखदार आदमी होगा तो उसका आइडिया सुना जाता है। अब आप बताते हो कि भाई आपने कभी देखा होगा फंक्शन में दिस इज़ मिस्टर फला एंड फला सो एंड सो, तो ये आए हैं तो आप उनकी बात सुनते हो, अच्छा अच्छा एमएलए है, एमपी है, अच्छा अच्छा बहुत बड़े अफसर है, तो आप उनकी बात सुनते हो। अगर आपको कोई कहे कि ये जी इनसे मिलिए, ये हमारे घर में ऑटो चलाते हैं या रिक्शा चला रहे हैं, तो कोई सुनता है? नहीं सुनता। हो सकता है उसके पास बहुत अच्छे आइडियाज़ हों, लेकिन सुना किसका आइडिया जाता है, जो कि रसूखदार है। तो लिबरल्स, रेडिकल्स और कंजर्वेटिव्स के बारे में अगर हम बात कर रहे हैं तो ये वो लोग थे जो कि थोड़े इन्फ्लुएंस रखते थे सोसाइटी में। इन्फ्लुएंस कहाँ से आता है? मनी से आता है। तो ये कुछ जो लोग थे ये इंडस्ट्री ओनर्स थे या पैसे वाले लोग थे, ये समझिए पहले। तो ये क्या चाह रहे हैं लिबरल्स चाह रहे हैं कि भाई सारे धर्मों को इक्वालिटी मिल जाए, सारे धर्म को टॉलरेट करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि भाई एक ही तरीके का धर्म जो है वो इम्पॉर्टेंट है। उन्होंने अपोज किया अनकंट्रोल पावर ऑफ डायनेस्टिक रूलर।
अब क्योंकि वो खुद इंडस्ट्रियलिस्ट है, किस चीज़ का अपोज कर रहे हैं, कोई राजा वाजा नहीं होना चाहिए। ओके, तो राजा का अपोज किया उन्होंने, डायनेस्टिक रूलर का। उन्होंने क्या बोला, वो क्या चाहते थे, रिप्रेजेंटेटिव इलेक्टेड पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट सब्जेक्ट टू लॉ। तो वो चाहते थे कि पार्लियामेंट के अंदर इलेक्टेड मेंबर्स जाएं और लॉ फ्रेम किए जाएं जिसके अकॉर्डिंग जो है कंट्री रन करनी चाहिए। अब आप समझ लीजिए, जब हम फ्रेंच रिवॉल्यूशन पढ़ रहे थे तो पार्लियामेंट में इलेक्ट होकर कौन जाता है, क्या किसी कॉमन मैन को इलेक्ट किया जाएगा? नो, उसमें भी उन्हीं लोगों को इलेक्ट किया जाएगा जो लिबरल्स और रेडिकल्स का पार्ट है। ओके, तो ये आप समझ लीजिए। तो उन्होंने कहा कि भाई पार्लियामेंट्री सिस्टम होना चाहिए, इलेक्टेड मेंबर जाएंगे, वो लॉज बनाएंगे, वो उसके अकॉर्डिंग हमको फंक्शन करना चाहिए। क्या चाहते थे, अब वेल ट्रेन्ड जुडिशरी होनी चाहिए जिसके इंडिपेंडेंट ऑफिशियल अपना काम करे। अब देखिए, इनके जो आपको इनके माइंड के जो कंजर्वेटिव थॉट्स हैं वो आपको मिलेंगे। ये नहीं चाहते थे कि यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी आए। अब इस चीज़ को आप समझिए, ये चाहते नहीं थे, रेडिकल्स हैं ये, इनके अच्छे अच्छे आइडियाज़ हैं, ये बिजनेसमैन है, बट ये नहीं चाह रहे कि सब लोगों को वोटिंग राइट मिले। अगर सब लोगों को वोटिंग राइट मिलता है तो क्या होगा, सब लोग वोट कर पाएंगे और पार्लियामेंट के अंदर हो सकता है उस क्लास के लोग ना आए, किसी और क्लास के लोग भी आ जाएं, क्योंकि सबके पास वोटिंग राइट है। तो ये नहीं चाहते थे यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी, और ये नहीं चाहते थे कि वुमेन को भी वोट करने की पावर मिले। तो लिबरल्स थे ये, बट ये 2 पॉइंट्स पे ये लिबरल नहीं थे। एक तो सबको वोटिंग राइट मिले और वुमेन को भी वोटिंग राइट मिले, तो ये थे लिबरल्स। दूसरा ग्रुप था रेडिकल्स का। रेडिकल्स कौन थे? रेडिकल्स चाहते थे एक ऐसा नेशन हो जिसमें गवर्नमेंट वाज बेस्ड ऑन द मेजॉरिटी ऑफ द कंट्रीज पॉपुलेशन। जो मेजॉरिटी पॉपुलेशन है कंट्री की, उसके अकॉर्डिंग जो है एक गवर्नमेंट बनाई जाए, क्योंकि और रेडिकलिस्ट थॉट है, लिबरल से भी ज़्यादा रेडिकल हैं ये। तो उन्होंने कहा कि मेजॉरिटी पे गवर्नमेंट बने। उन्होंने बोला कि भाई वुमेन को भी राइट होना चाहिए वोटिंग का। उन्होंने अपोज किया प्रिविलेज ऑफ द ग्रेट लैंड ओनर्स एंड वेल्दी फैक्ट्री ओनर्स। तो ये किसका अपोज कर रहे हैं? एक्चुअली जो लिबरल वाला जो ग्रुप है उसको अपोज कर रहे हैं। तो रेडिकल्स क्या थे? उन्होंने बोला मेजॉरिटी ऑफ द सोसाइटी जो है उसके अकॉर्डिंग गवर्नमेंट हो, विमेन को भी राइट दिया जाए, और कोई भी लैंड ओनर या जो वेल्दी लोग हैं उनको कोई स्पेशल राइट्स नहीं होने चाहिए कि उन्हीं को सिर्फ वोटिंग राइट है। एंड नॉट अगेंस्ट द एग्जिस्टेंस ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी। वो कहते थे प्राइवेट प्रॉपर्टी के अगेंस्ट में नहीं थे, बट दे डिसलाइक्ड द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रॉपर्टी इन हैंड्स ऑफ फ्यू। उनको ये नहीं चाहिए था कि कुछ लोगों के पास रहे प्राइवेट प्रॉपर्टी हो, लेकिन सबके पास इस तरीके के लॉ बनाए जाए कि सबके पास प्रॉपर्टी ओन कर पाए। तो अभी तक हमने पढ़े लिबरल्स। लिबरल्स बेसिकली वही लोग हैं जो खुद लैंड ओन कर रहे हैं या फैक्ट्री ओन कर रहे हैं। रेडिकल्स वो थे कि मेजॉरिटी रूल करे। रेडिकल्स ने सपोर्ट किया कि वुमेन को भी राइट मिले, प्राइवेट प्रॉपर्टी को सपोर्ट किया, लेकिन कुछ लोगों के हाथ में नहीं। फिर आते हैं कंजर्वेटिव्स। कंजर्वेटिव्स क्या करते हैं? वो कहते हैं कि भाई लिबरल्स का भी अपोजिशन में थे और रेडिकल्स के भी अपोजिशन में थे। ये कौन लोग हैं? ये लोग हैं, इन जनरल हम बात कर रहे हैं, यूरोप के मोस्टली बहुत सारे कंट्रीज में देखने को मिल रहे हैं। तो उन्होंने क्या किया? दे हैड बीन जनरली अपोज टू द आइडिया ऑफ चेंज। उन्होंने कहा कि भाई रिवोल्यूशन के बाद जो हमारे आइडियाज़ आए, लिबर्टी, इक्वालिटी, वो अच्छे हैं, उससे चेंज करने के लिए उन्होंने मना कर दिया। तो फ्रेंच रिवोल्यूशन के बाद दे कंसिडर द नीड फॉर चेंज आफ्टर द फ्रेंच रिवोल्यूशन। उससे पहले वाला जो था कंजर्वेटिव्स है ना, उससे पहले वाले जो चीज़ें चल रही थी उसको उन्होंने सपोर्ट किया। आई एम सॉरी, फ्रेंच रिवोल्यूशन के बाद दे कंसिडर आफ्टर द फ्रेंच रिवोल्यूशन दे कंसिडर द नीड फॉर चेंज। उन्होंने कहा अब चेंज की ज़रूरत है। फ्रेंच रिवोल्यूशन वाले आइडियाज़ आ गए थे। तो 19वीं सेंचुरी के पास आते आते दे एक्सेप्टेड दैट सम चेंजेस वाज इनएविटेबल but believe that the past had to be respected and change to be brought about through a slow process। देखिए कंजर्वेटिव है, इनका नाम ही कंजर्वेटिव है। तो ये क्या चाह रहे हैं? पहले तो ये अपोज कर रहे थे कि कोई चेंज नहीं होना चाहिए, लेकिन फ्रेंच रिवोल्यूशन के बाद उन्होंने बोला चेंज होना चाहिए सोसाइटी में, बट धीरे धीरे होना चाहिए, एकदम से अपसाइड डाउन चेंज मत करिए। तो ये कंजर्वेटिव थे। तो रेडिकल, लिबरल्स एंड कंजर्वेटिव, 3 तरीके के लोग जो है वहाँ पे बन चुके थे। Limits and potential of the political tendencies were understood during various revolution and nation transformation attempt in 19th century। तो 19वीं शताब्दी जो आएगी ना आफ्टर द फ्रेंच रिवोल्यूशन, तब आप देखेंगे कि उसमें काफ़ी सारे चेंजेस आपको देखने को मिलेंगे। ओके, अब हम बात करते हैं इंडस्ट्रियल सोसाइटी और सोशल चेंज। अब मैंने आपको बताया कि यूरोप में उस टाइम पे इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन चल रहा है। ओके, तो इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन जब आता है तो आप फैक्ट्रीज लगाते हैं ज़्यादा से ज़्यादा। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं इंडस्ट्रियलिस्ट हूँ तो मैं क्या सोचूंगी कि मेरा प्रॉफिट बहुत ज़्यादा बढ़ जाए, मैं अलग अलग फैक्ट्रीज लगाऊंगी, मैं चाहूँगी कि उसमें मुझे सस्ते दामों पर वर्कर्स मिल जाएं। तो किससे काम? मेन, वुमेन, चिल्ड्रन, सब लोग फैक्ट्रीज में काम करते थे। लेकिन फैक्ट्रीज के जो आवर्स थे, वर्किंग आवर्स, वो बहुत ज़्यादा लंबे थे। उनके वेलफेयर के लिए कोई चीज़ें की नहीं जाती थी। अनएम्प्लॉयमेंट जो थी वो कॉमन थी। क्यों? क्योंकि अभी तक डिमांड नहीं बढ़ी थी हमारे यहाँ पे। कहाँ पे? इंडिया में या अफ्रीका में या फिर एशियन नेशंस में, जो कि कॉलोनीज़ हैं इनकी, यूरोप की अलग अलग कंट्रीज़ की, कुछ फ्रांस की कॉलोनी है, कुछ यूके की कॉलोनीज़ हैं। तो इन कंट्रीज़ में अभी डिमांड बढ़ना शुरू नहीं हुई है। ओके,
धीरे धीरे बढ़ रही है ना डिमांड, तो अभी तक जब तक डिमांड नहीं बढ़ती है तो अनएम्प्लॉयमेंट भी आपको देखने को मिलेगा। कहाँ? यूरोप में। हाउसिंग सैनिटेशन फैसिलिटी कुछ नहीं है। आप बिल्कुल वैसा समझ लीजिए जैसे कि आप किसी अंडर डेवलप्ड सिटी के अंदर जाएंगे, इंडस्ट्रियल सिटी जहाँ पे कुछ ध्यान नहीं रखा जा रहा, स्लम टाइप। तो ऐसी ऐसी कंडीशन वहाँ पे एग्जिस्ट कर रही थी। हाउसिंग और सैनिटेशन की प्रॉब्लम्स थी टाउन्स में। इंडस्ट्रीज जो थी वर प्रॉपर्टी ऑफ इंडिविजुअल, कुछ लोगों के पास थी इंडस्ट्री। लिबरल्स और रेडिकल्स थे देमसेल्व्स वर ऑफन प्रॉपर्टी ओनर्स एंड एम्प्लॉयर्स। देख लीजिए, तो लिबरल्स और रेडिकल्स के जो आइडियाज आप समझ लीजिए वो बेसिकली प्रॉपर्टी ओन कर रहे थे, है ना। तो उसमें से हर जो प्रॉपर्टी ओन करता है उसमें से कुछ रेडिकल्स भी थे, वो कहते थे कि भाई मेजॉरिटी रूल होना चाहिए, वुमेन को भी वोटिंग राइट होना चाहिए। तो ये वो वाला टाइम पीरियड जब इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन चल रहा है, अच्छी कंडीशंस नहीं है वर्कर्स के लिए यूरोप में और वो प्रॉब्लम में है। तो उनको क्या लगता है, इट वुड बी बेनिफिशियल फॉर देम इफ द वर्कफोर्स इन द इकोनॉमी वॉज हेल्दी। तो जब रेडिकल्स के थॉट्स आते हैं या लिबरल के थॉट्स आते हैं तो उनको लगता है कि भाई अगर हम आपको अपनी इंडस्ट्री अच्छे से चलानी है, जब ये थॉट्स डेवलप होते हैं तो हमें अपने वर्कर्स के लिए ध्यान तो देना पड़ेगा ना। जो अच्छे लोग होते हैं वो सोचते हैं इस बारे में कि भाई हमारे वर्कर्स जो है हेल्दी रहें, खुश रहें और उनकी बच्चों की नीड्स या उनके फैमिली की नीड्स को भी हम पूरा कर पाए। तो उन्होंने ये सब सोचना शुरू किया। तो उन्होंने वैल्यू ऑफ इंडिविजुअल एफर्ट, लेबर एंड एंटरप्राइजेस, इसके बारे में बात करना शुरू करते हैं। वो बिलीव करते हैं कि सोसाइटी वुड डेवलप इफ फ्रीडम ऑफ इंडिविजुअल वॉज इंश्योर्ड। द पुअर कुड लेबर एंड दोज विद कैपिटल कुड ऑपरेट विदाउट रिस्ट्रेंट। तो उन्होंने कहा कि भाई सोसाइटी ऐसे ही काम करेगी, जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं उनके पास इंडस्ट्री होगी लेकिन वर्कर्स को अच्छी कंडीशन दी जाए। मोर ओवर काफ़ी हद तक इनकी बात उस टाइम पे राइट थी। 1815 में क्या होता है, कुछ नेशनलिस्ट, लिबरल्स और रेडिकल्स वांटेड रिवॉल्यूशन टू पुट एन एंड टू द काइंड ऑफ गवर्नमेंट एस्टैब्लिश इन यूरोप। तो वो उस टाइम चाहते हैं कि जिस तरीके की गवर्नमेंट है उसको खत्म कर दिया जाए। फ्रांस, इटली, जर्मनी, रशिया रिवोल्यूशन चल रहे हैं वहाँ पे, रिवोल्यूशनरी वर्कर टू ओवरथ्रो एग्जिस्टिंग मोनार्क। ये वो वाला टाइम है ना, देखिए फ्रेंच रिवोल्यूशन खत्म हो चुका है, अब वो आइडियाज़ क्रॉप अप है सोसाइटी के अंदर। तो जो उनकी एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट थी तो वो उसको ओवरथ्रो करना चाहते थे। नेशनलिस्ट जो थे वांटेड रिवोल्यूशन दैट कुड क्रिएट नेशंस वेयर ऑल सिटीजन कुड हैव इक्वल राइट। तो ऐसी ऐसी बातें अब शुरू हो गई थी इक्वालिटी की, कि भाई ऐसी कंट्री बननी चाहिए, ऐसा नेशन बनना चाहिए जिसमें सब लोग इक्वल हों। तो 1815 में आफ्टर 1815 गॉसिपे मेज़िनी, इटालियन नेशनलिस्ट हैं, उन्होंने कंस्पायर किया विद अदर्स टू अचीव दिस इन इटली। तो इटली की अगर हिस्ट्री की हम बात करते हैं, जो कि हम उतने डिटेल में नहीं जाएंगे, तो इटली की हिस्ट्री में मेज़िनी का नाम आपको, ग्यूसेप्पे मेज़िनी का नाम आपको मिलेगा 1815 के बाद। तो उन्होंने ये सारे जो आइडियाज़ हैं कि भाई इक्वालिटी होनी चाहिए, सब लोगों को इक्वल राइट्स होंगे, तो वो इन्होंने इटली में लेकर आने की कोशिश की। अब शुरुआत होती है धीरे धीरे, जो 19वीं सेंचुरी है उसके मिड के आसपास जो है शुरुआत होती है सोशलिस्ट आइडिया डेवलप होने की। ओके, मिड 19वीं सेंचुरी में यूरोप में सोशलिज्म के आइडियाज़ अट्रैक्ट होते हैं, वाइड स्प्रेड अटेंशन दी जाती है उसको। सोशलिस्ट क्या कहते हैं, सोशलिस्ट जो थे अगेंस्ट प्राइवेट प्रॉपर्टी, वो कहते हैं कि भैया प्राइवेट प्रॉपर्टी मत रखो। क्या है सोशलिस्ट आइडिया, हम नेक्स्ट चैप्टर में बिल्कुल डिटेल में बात करेंगे भी ये सब चाहते हैं। तो सोशलिस्ट का जो मेन जो मुद्दा होता है वो ये कहते हैं कि प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं होनी चाहिए, और वो कहते हैं जब प्राइवेट प्रॉपर्टी होती है उसी से सारी प्रॉब्लम शुरू होती है। जब किसी के पास प्राइवेट प्रॉपर्टी होती है तो वो उसको बचाने में लगेगा, वो उसे बढ़ाने में लगेगा, वो अपना प्रॉफिट कमाने की कोशिश करेगा। जब एक इंसान प्रॉफिट ओरिएंटेड हो जाएगा तो वो अपने वर्कर्स के ऊपर ज़्यादा ध्यान नहीं देगा। तो इस तरीके की चीज़ें जो है सोसाइटी में आपको देखने को मिलती हैं। तो इंडिविजुअल जो प्रॉपर्टी ओन करते थे, दे वर कंसर्न ओनली विद द पर्सनल गेन, उनको ऐसा लगता था। तो उन्होंने कहा कि सोसाइटी जो है उसको सारी की सारी प्रॉपर्टी को कंट्रोल करना चाहिए, किसी इंडिविजुअल के पास वो प्रॉपर्टी नहीं होनी चाहिए। मतलब इंडस्ट्री अगर है तो वो पूरी सोसाइटी के पास होनी चाहिए, किसी एक इंडिविजुअल के पास नहीं होनी चाहिए। तो वो जो है सोशलिस्ट आइडिया जो है कोऑपरेटिव्स को सपोर्ट करते हैं। तो कोऑपरेटिव्स क्या होते हैं, कोऑपरेटिव्स एसोसिएशन होती है लोगों की जो साथ में मिलके काम करेंगे एंड प्रॉफिट को डिवाइड कर लेंगे। कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ मतलब उसमें ग्रुप ऑफ पीपल होगा, वो किसी ना किसी पर्टिकुलर इंडस्ट्री को कंट्रोल करेगा, उसका जो प्रॉफिट आएगा वो सब में डिवाइड किया जाएगा। तो रॉबर्ट ओवन जो है लीडिंग इंग्लिश मैन्युफैक्चरर बिल्ड अ कोऑपरेटिव कम्युनिटी कॉल्ड न्यू हार्मनी। फ्रांस में लुई ब्लैंक जो हैं उन्होंने वांटेड द गवर्नमेंट टू एनकरेज कोऑपरेटिव्स। तो कोऑपरेटिव्स की शुरुआत होती है, सोशलिस्ट आइडिया डेवलप हो रहे हैं मिड ऑफ द 19वीं सेंचुरी के आसपास, और कोऑपरेटिव्स बनाए जा रहे हैं। इतना हो रहा है। अब आएंगे, आपको देखने को मिलेंगे कार्ल मार्क्स एंड फ्रेडरिक एंगल। तो फ्रेडरिक एंगल और कार्ल मार्क्स के बारे में हम बहुत डिटेल में बात भी करेंगे। सोशियोलॉजी की टॉपिक को पढ़ते हो जब आप, सोसाइटी वाली एनसीईआरटी जब हम पढ़ेंगे, देन ऑल्सो वी विल डिस्कस इन वेरी मच डिटेल। तो कार्ल मार्क्स क्या कहते हैं, द इंडस्ट्रियल सोसाइटी वॉज कैपिटलिस्ट। तो कार्ल मार्क्स बताते हैं कि कैपिटलिस्ट की सोसाइटी, इंडस्ट्रियल सोसाइटी,
कंडीशन ऑफ वर्कर कुड नॉट इम्प्रूव एज लॉन्ग एज द प्रॉफिट वॉज एक्यूमुलेटेड बाय प्राइवेट कैपिटलिस्ट। अगर उन लोगों के पास ही रहेगा तो कंडीशंस इम्प्रूव नहीं होंगी। तो वर्कर्स को उन्होंने बोला कि वर्कर्स को ओवरथ्रो कर देना चाहिए कैपिटलिज्म को और प्राइवेट प्रॉपर्टी को खत्म कर देना चाहिए। तो उन्होंने क्या किया, दे कंस्ट्रक्टेड रेडिकली सोशलिस्ट सोसाइटी वेयर ऑल प्रॉपर्टी वॉज सोशली कंट्रोल्ड, जिसको उन्होंने अपनी कम्युनिस्ट सोसाइटी का नाम दिया। तो ये आइडियाज थे कार्ल मार्क्स के। तो कम्युनिस्ट सोसाइटी जो होगी वो एक वॉज द नेचुरल सोसाइटी ऑफ द फ्यूचर। वो कहते हैं कि कम्युनिज्म बना देना चाहिए हमको, कम्युनिस्ट सोसाइटी होनी चाहिए जिसके अंदर जो प्रॉपर्टी है वो कम्यून होल्ड करेगा, ना कि कोई प्राइवेट इंडिविजुअल। तो ये बेसिकली कार्ल मार्क्स का आइडिया था। डिटेल हम और डिस्कस करेंगे। सो दिस वाज द फर्स्ट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर। इस चैप्टर में आपने ये समझने की कोशिश किया कि फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बाद आइडियाज स्प्रेड हो रहे हैं यूरोप में और अलग अलग नेशंस के अंदर जो है जागृति आ रही है और चीज़ें चेंज हो रही है। इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन भी उसी टाइम पर आ रहा है। वर्कर्स की कंडीशन काफ़ी ख़राब है। अब वर्कर्स की कंडीशन ख़राब है, किसकी वजह से हो रही है, वो कैपिटलिस्ट की वजह से हो रही है। तो इस तरीके के आइडियाज़ जो है, सोशलिस्ट आइडियाज़ जो है वो डेवलप होना शुरू होते हैं। रेस्ट ऑफ द डिटेल थिंग्स वी विल डिस्कस इन नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर। सो थैंक यू सो मच। आई होप आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आ रहा है। ये समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, सिर्फ वर्ल्ड हिस्ट्री को, सिर्फ और सिर्फ वर्ल्ड को समझने के लिए नहीं, इंडिया को भी बेहतर तरीके से समझने के लिए आपको वर्ल्ड हिस्ट्री को जानना ज़रूरी है। सो अगर आपको लेक्चर्स पसंद आ रहे हैं तो आप बाकी लोगों को भी ज़रूर बताइए। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर प्रिपरेशन।